बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। माफ़ करना। ये जो कंबशन थ्योरी के सिलसिले में हमारा अगला लेक्चर है, जो ये हमने लिखा जलने के अमल की स्टडी गुज़श्ता से पैवस्ता। कुछ बातें रह गई थी, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करना पड़ता क्योंकि तकरीबन वो 50 मिनट या 45 मिनट बाद ये सॉफ्टवेयर उस लेक्चर को खुद ही ख़त्म कर देता है, तो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये इस वजह से वैसे भी वो एक स्टूडेंट जो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करता है उसके लिए बोरियत हो जाती है। तो ये स्टडी किया गया है कि लेक्चर 1 घंटा से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए किसी भी क्लासरूम में। अच्छा, अब ये है कि जलने का अमल, जब जो जलती है, फ्यूल जलता है, वो कितनी किस्मों का होता है। यानी वो इसमें क्योंकि बॉयलरों में या फर्नेस में नामुकम्मल भी होता है सब कुछ, हमें सब की स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या कुछ गलत हो रहा, क्या सही हो रहा है, इसको स्टडी करनी पड़ेगी। जलने के अमल को कितनी किस्मों का था, बॉयलर फर्नेस के लिए कौन सा अमल मुफीद है। जलने का अमल 3 इकसाम। एक पहली किस्म है कार्बोनाइजेशन। जलने के अमल के दौरान कंबशन एयर फ्यूल की असल ज़रूरत से कम हो, यानी कंबशन एयर हम बहुत कम दें। तो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, गैस बनती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर हम कमी कर दें तो खालिस कार्बन कालक की सूरत में चिमनी से खारिज हो जाती है। यानी चिमनी से आपने देखा कालक निकलने लग जाती है। तो कालक निकलने लग जाती है, इसका मतलब ये है कि वो कार्बनाइजेशन हो रही है। बॉयलरों में ये अमल निरा फ्यूल का ज़िया होता है, यानी फ्यूल का ज़िया होता है। ये जो अमल है कोयला, लकड़ी, नेचुरल गैस सब पर हो सकता है। यकदम ज़्यादा अगर हमने एयर ज़्यादा बढ़ा दी, यकदम ज़्यादा बढ़ा दी, तो फर्नेस में धमाका भी हो सकता है। बॉयलर में गलती से ऐसा हो जाता है, कुछ ऑपरेटरों की नालायकी से वो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये अमल मुफीद नहीं है। वो इंडस्ट्री जिन्हें हाँ यहाँ आ गया कि इसका फ़ायदा क्या है। वो इंडस्ट्री जिन्हें किसी मकसद की कालक की ज़रूरत हो, वहाँ ये प्रोसेस महफूज तरीके से किया जाता है। मतलब बूट पॉलिश है, वो काले रंग की पॉलिश बनाते हैं, तो वो या ख़वातीन के लिए आँखों की काजल होती है, तो हम वो सरसों का तेल जलाते हैं या कोई और चीज़ जलाते हैं और वो ऊपर कंबल उड़ा दे लगा लेते हैं कंबल से कोई, जिस पर वो जो है ना आग ना पकड़ सके, तो वो उस पर वो जो ठंडा हो वो जम जाती है कालक और उसको जाड़ लेते हैं। यहाँ वो उस प्रोसेस को समझाना कुछ फ़ायदा नहीं है, वो आपको सिर्फ बताना मतलब था, बता दिया है। अच्छा, अगला प्रोसेस होता है जलने का अमल क्रैकिंग प्रोसेस। जब किसी हाइड्रोकार्बन को बहुत ज़्यादा हरारत दी जाए, किसी हाइड्रोकार्बन को बहुत हीट दी जाए और हवा नाकाफ़ी हो, यानी थोड़ी हवा हो, तो वो यानी पहले हिस्से में हम हीट भी दें और थोड़ी हवा दें, यानी कम, तो वो अपने अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। यानी ऑक्सीजन तो हमने दी तो हाइड्रोजन हुई, तो चलो कार्बन भी थोड़ी सी हुई, तो यानी यहाँ मैं वो क्या कहते हैं, तो अपने अज्जा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन तो चलो खैर रिएक्शन कर गई, तो वो यानी इनमें बढ़ जाता है। यानी अपने अज्जा कार्बन, हाइड्रोजन में और ये बढ़ जाता है, यानी वो जो है ना बढ़ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, या वो और वो जो है ना ऑक्सीजन वाटर बन गया, हाइड्रोजन वाटर। जायद हवा, जब फिर हम थोड़ी सी जायद हवा देते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन अलग जलते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग जलती है, कार्बन अलग जलती है। तो हाइड्रोजन जब जलती है तो H2O बना देती है, कार्बन जलती है तो CO2 बनाती है। हाइड्रोकार्बन के अलग अलग बढ़ जाने के अमल को क्रैकिंग कहते हैं। इसमें यानी इसका मतलब ये है कि हमने फ्यूल को पहले इसके अपने एलिमेंट अज्जा में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ज़ायद हवा देकर उतनी हीट तो अवेलेबल होती है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी बाहर, तो वो जल उठता है। ये अमल उस वक्त वकूफ़ पज़ीर। अच्छा, ये जो फिर जब कार्बन जलती है तो कार्बन ग्लो करती है। ग्लो का मतलब दहकती है। कि अमल उस वक्त होगी जब मौजूद हवा, मौजूद ऑक्सीजन के मालिक्यूल जल्द ही
हाइड्रोकार्बन और मीथेन के मालिक्यूल तक ना पहुंच सके, यानी वो मीथेन तक ना पहुंच सके, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में ये ग्लो करती है। लेकिन हरारत इतनी हीट होती है यहाँ कि मीथेन को तोड़ देती है, यानी मीथेन जो CH4 होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाती है। इसी तरीक़ेकार में ईंधन के जलने को जारी रखने के लिए खर्च होने वाली हवा की मिकदार बढ़ जाती है, यानी हवा फिर बाद में जो हम देते हैं वो ज़्यादा देनी पड़ती है, तो रिजल्टेंटली मुफीद हरारत की मिकदार कम हो जा रही है, यानी वो काफ़ी सारी हीट तो चिमनी के रास्ते खारिज हो जाती है। तो ये भी प्रोसेस इतना मुफीद नहीं है। तो इसमें 2 मरतबा हीट चाहिए, मतलब एक मरतबा हरारत क्रैक करने के लिए चाहिए, चैम्बर की को हरारत के उसको क्रैक करने के लिए चाहिए फ्यूल को, दूसरी मरतबा जलने के लिए चाहिए। खसूसी तौर पर अकेली कार्बन को बुखारत में लाने के लिए भी हरारत चाहिए, यानी कार्बन अकेली को वेपराइज करने के लिए फिर ज़्यादा हीट चाहिए। कार्बन बुखारात में आने के बाद चमकती ग्लो करती है, इससे काफ़ी मिकदार में रोशनी पैदा होती है। यानी अगर आपके फर्नेस में मीथेन जला रहे हैं नेचुरल गैस, और फर्नेस के अंदर आप पीप होल से देखें तो फर्नेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आए तो समझो क्रैकिंग हो रही है, लेकिन नेट हरारत की पैदावार गिर जाती है, इससे ये नेट है, ये वासल और जो मुफीद हरारत है वो गिर जाती है। ये तरीका वहाँ मुफीद है जहाँ नेचुरल गैस को रोशनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे किसी लैंप में होता है, या वो मिट्टी के तेल का लैंप, वो उसको जो है ना बड़े तरीके से उसके वो रखे जाते थे सुराख, लालटेन होती थी ये वो, तो वो रखे जाते, उसमें रोशनी जो जब ग्लो करती है तो रोशनी देती है। ये तरीका जहाँ गैस को कोई रोशनी के मकसद किसी लैंप पे जलाया जा रहा है मुफीद है, लेकिन हसूल हरारत के लिए इंतहाई नाकस है। अगर आप हीट के लिए करेंगे तो नाकस है। ये प्रोसेस किसी हद तक वो फाउंड्रियों और रिफाइनरियों में भी किया जाता है, लेकिन वो स्पेशल वो उनकी ज़रूरत है। तो ये हम मसावात लिख दी कि ये देखें इंस्टेनियस हीट, अचानक हीट थी तो मीथेन ये जो है ना आपकी हीट मिलने से और साथ ऑक्सीजन मिलने से, ठीक है, ये साथ ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी मिक्स हुई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एंड प्रोडक्ट वाटर में तब्दील हो गई। ये प्रोसेस बॉयलरों के लिए इतना मुफीद नहीं है। जो मुफीद है ये है हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें हवा को, गैस को हवा से कुछ इस तरह से पहले से मिक्स कर लिया जाता है, यानी हवा और गैस, नेचुरल गैस की मिसाल दे रहे हैं, तो या अगर कोई और फ्यूल हो तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लिया जाता है कि हवा के कुछ मालिक्यूल ज़रूर एक मीथेन के मालिक्यूल, ये बड़े तजर्बे से फिर वो सेट किया गया होता है, और वो फिर उसके बाद उसी डिज़ाइन पर बर्नर बनाए जाते हैं कि पहले से कुछ वो गैस के साथ हवा के मालिक्यूल मिलकर एक बना ले एक्सप्लोजन मिक्सचर, यानी कम अज़ कम एक जो मालिक्यूल है नेचुरल गैस का उसको ज़्यादा से ज़्यादा 9 मालिक्यूल हवा के मिल जाए, यानी एक के साथ 9 मालिक्यूल उसके इर्द गिर्द घेराव कर लें। इस तरह से जब इस मिक्सचर को जलाया जाएगा तो इस तरीके कार में हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे। ठोस और माए दोनों ईंधनों के लिए बल तरतीब उन्हें पाउडर और माए हालत में। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अगर ठोस है तो पाउडर बना लें, अगर लिक्विड है तो गर्म माए बना लें। इस मकसद दी गई वो जो है ना कोयले पर याद आ गया, कोयला जलाने के लिए बेहतरीन अमल पुल्वराइजेशन है, यानी कोयले को पाउडर बनाकर जब जलाते हैं तो वो फ्यूल की ज़्यादा हीट हासिल होती है। ये पाउडर बना के जलाने का अमल वहाँ हो रहा है साहिवाल के पावर हाउस में, ये जो हो रहा है यूसुफ या कादराबाद के पास है। इस मकसद दी कि पहली जो हवा देते हैं पहले इब्तदा में जो मिक्स करने के लिए एक्सप्लोजन मिक्सचर बनाने के लिए उसको प्राइमरी हवा कहते हैं। ये जो प्राइमरी हवा है ये इसकी इतनी मिकदार होती है नेचुरल गैस के लिए 1 से 9, दूसरे फ्यूल के लिए पहले से रिसर्च की गई होती है कितनी उधर मिक्स होनी चाहिए। इस तरीके में जलने का मुख्तलिफ मराहल मुकम्मल होता है। पहले कुछ इब्तदाई मरकबात बनते हैं, कुछ कंपाउंड बनते हैं, जब जलता है तो जो इंतहाई नापायदार होते हैं, नापायदार अनस्टेबल होते हैं, जल्दी ही उन्होंने अगले मरकबात में चाहिए, ये मरकबात मज़ीद अज्जा में बढ़ते चले जाते हैं। मज़ीद जब ऑक्सीजन सेकेंडरी से जलने का अमल मुकम्मल हो जाता है, इब्तदाई तौर पर ऑक्सीजन के अमल से पहले इसमें एल्डिहाइड बनते हैं।
एल्डिहाइड बनते हैं, जो कि बाद में फिर फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं। तो फिर यही फॉर्मल्डिहाइड एंड पे, यानी ये बड़ा क्विकली होता है, जिसको ना आम तरीके निशानदेही नहीं जा सकती। यानी पहले एल्डिहाइड बनते हैं। ये एल्डिहाइड्स केमिस्ट्री में जो लोग जानकारी रखते हैं, एल्डिहाइड वो जो होते हैं जैसे CHO, इसका वो होता है क्या कहते हैं एब्रीवेशन। तो फिर फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है, और फिर यही फॉर्मल्डिहाइड CH3CHO होता है। तो ये जल्दी क्विकली हीट मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और फिर हाइड्रोजन खारिज होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोडक्ट, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन चलते हैं, तकसीम होती है। मज़ीद ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बल तरतीब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील होती है। ये जो यहाँ कोई पूछ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बननी चाहिए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ये इतनी क्विकली बनती है कि वहीं जल जाती है, यानी हाइड्रोजन के साथ जल जाती है, और इसमें हमें ज़ायद एयर नहीं देनी पड़ती। एयर जितनी दी होती है वो साथ साथ जल जाती है, वो जलने में अमल में हिस्सा ले जाती है। मज़ीद ऑक्सीजन मिलने पर ये तब्दील होते हैं। जलने का अमल मरहलावार होता है, यानी इसमें दोबारा इस वजह से शोला रोशनी नहीं देता, ग्लो नहीं करती, कार्बन जलती ही नहीं उस तरीके से, तो ग्लो नहीं होता, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नील गूं झलक देता है। जलने का अमल जहाँ बिल्कुल मुकम्मल होता है वहाँ शोला नील गूं साथ, यानी वो क्या कहते हैं वो नीला सा रंग, जैसे जामनी रंग कहते हैं, हल्का हल्का जामनी और नीला, थोड़ा सा नीला तेज़, ये रंग होता है। तो ये जलने का अमल मुकम्मल होता है। तो इसका मतलब है कि पहले कुछ एयर दी जाती है, इसका दूसरे कि जो एक्सप्लोजन मिक्सचर तैयार करते हैं, हर मालिक्यूल फ्यूल के मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन ज़्यादा अटैच होता है क्योंकि 9 ने हिस्सा लेना होता है मीथेन में, तो 9 को के करीब उसके साथ हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद वो अगले मरहले में ये मरकबात बनते हैं जिनका भी है। यही वजह कि ईंधन और हवा को सही तरीके से मिक्स ना करने से क्रैकिंग का अमल होता है। अगर सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, यकदम हीट दे देंगे, क्रैकिंग का अमल होता है। कंबस्शन जारी करने के मज़ीद हवा देनी पड़ती है, क्योंकि क्रैकिंग जब हो गई तो फ्यूल तो जला नहीं पूरी तरह, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हवा हो जाती है, और ज़ायद हवा काफ़ी रात मिलेगी, चिमनी से खारिज हो जाती है, तो फ्यूल तो ज़ाय हो गया, चिमनी की रस निकल गया। यहाँ से पता चलता है कि बॉयलरों में सही कंबस्शन के लिए टाइम, टर्बुलेंस और टेम्परेचर की ज़रूरी है। टर्बुलेंस का मतलब रुकावटें ताकि एक दूसरे से मिक्सअप हो सके, और टाइम मतलब इतना टाइम दिया जाए, और फिर उतना टेम्परेचर फर्नेस का हो कि ये सारा जलने का अमल मुकम्मल हो सके। इसके लिए टोटल टाइम आग फ्यूल के जलने का कम होना चाहिए, और बीच में ये तीनों मरहले होने चाहिए। टाइम और टर्बुलेंस, ईंधन और हवा सही मिक्स करने के लिए ज़रूरी हैं। ये अमल बर्नर में मुकम्मल होता है, जबकि दुरुस्त और मुनासिब टेम्परेचर जो जलने के अमल को जारी रखने की जरूरत है, ये फर्नेस में मुकम्मल होता है। अगर फर्नेस का टेम्परेचर गिर जाए तो काफ़ी काम ख़राब हो जाता है, जलने का अमल नामुकम्मल हो जाता है। यही वजह है कि फर्नेस का टेम्परेचर खास हद से नीचे नहीं आना चाहिए, जबकि उसके मुकाबल ज़्यादा टेम्परेचर ईंधन और हवा के ना काफ़ी मिक्सिंग से, अगर फर्नेस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो तो क्रैकिंग का अमल होता है। इसमें फर्नेस में हवा और ईंधन की पॉकेट्स बन जाती हैं, यानी कहीं कहीं ईंधन इकट्ठा हो जाता है, जो फर्नेस में टेम्परेचर की कमी बेशी के बाद वो पॉकेट जब जलती हैं तो यकदम किसी जगह हीट ज़्यादा हो जाती है, तो वो टेम्परेचर की कमी बेशी आपको स्टीम पर असर पड़ता है, और स्टीम का टेम्परेचर यकदम बढ़ता है, कभी कम होता है, जिससे थर्मल शॉक पैदा होते हैं। थर्मल शॉक आपने समझा होगा कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। थर्मल शॉक भी हो सकते हैं। यहाँ एक ड्राइंग के जरिए ये हाइड्रोक्सिलेशन की वजाहत की गई है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन है, इसको एयर यानी ऑक्सीजन एयर मिक्सचर ये दिया गया है, और साथ ही हीट दी जा रही है। तो हीट से जब ये यानी जब हमने वो पहले हिस्से में जिसको मिक्सिंग का हम कहते हैं दे रहे हैं, तो ये मिक्सिंग हीट और ये और ऑक्सीजन भी दी, तो बनी ये कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो डायरेक्ट बन गई
कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई कुछ, ठीक है। और साथ ही ये हाइड्रोजन है और वो साथ की इसकी वो कार्बन जो जायद है उसके साथ मिलकर ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और इसके साथ ही बाद में ये मैंने वो नहीं लिखा, एस्टल्डिहाइड नहीं लिखा, वो बहुत थोड़ा बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ये भी जला कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये अलहदा जला, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो एंड प्रोडक्ट हमें जो हासिल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जमा वाटर जमा अनफ हीट। ये हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली कंबशन थ्योरी से मतलब है और उसमें जो भी वो होगा हम वो चीज़ें जो ज़रूरी तकाजे हैं हम सब समझाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा सवाल है, वो बच्चे पूछ सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियर क्या होती है, इसका सवाल भी आ जाता है इम्तहान में। तो ये आप वजाहत करते हैं। इब्तदाई हवा भी कहते हैं उर्दू में या प्राइमरी एयर कहते हैं। ये वो हवा होती है किसी भी बर्नर में ईंधन हवा मिक्स करने इब्तदा में दी जाती है। जैसे हाइड्रोक्सिलेशन के अमल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पहले दी जाती है ताकि एक्सप्लोजन मिक्सचर बन सके। सानवी हवा सेकेंडरी एयर, तो ये वो हवा आती है जो जलने के वक्त दी जाती है। ये जो हमने वो एक्सप्लोजन मिक्सचर के लिए हवा दी वो कई बार ज़रूरी नहीं है 1:9 की रेशो मीथेन के लिए, कभी 1:7 की रेशो भी रह जाती है, 1:6 की भी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है। ये कमी बेशी इस वजह से होती है कि कभी फ्यूल ज़्यादा आ जाता है, किसी मामूली से प्रेशर बढ़ जाता है वो मीथेन का, वो ज़्यादा आ जाती है, कभी कंबशन एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो ये कमी बेशी हो जाती है। तो वो जो फ्यूल कंबशन चैम्बर में दाखिल हो गया उसको जलने के लिए हम जायद जलने के लिए वो देते हैं सेकेंडरी एयर। तो वो ये मिक्सचर को डिफ्यूज़र प्लेट से गुजारा जाता है। डिफ्यूज़र प्लेट मज़ीद मिक्सिंग करती है इसे और वो मज़ीद मिक्सिंग करने से वो जो है ना फर्नेस से नीचे जलते ही ये बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। यानी ये मैंने बीच वाले शॉर्टकट कर दिया क्योंकि एंड प्रोडक्ट हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये तो है। अच्छा, टर्शियरी एयर, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिन्हें फ्यूल एयर बनाने में देर करनी होती है, मसलन वो इतनी जल्दी नहीं जलते, उनके लिए प्राइमरी एयर से गुजारा नहीं होता, वो दी जाती है नहीं होता। मसलन नाकस कोयला है, हम कोयला भी, तो जायद हवा एक सेकेंडरी ईयर के बाद किसी एक हिस्से से फिर तीसरी हवा दी जाती है ताकि जो इन पॉकेट्स बन रही हैं वो ख़त्म हो जाए और फ्यूल जल उठे, तो उसको टर्शियरी ईयर कहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जलने का अमल क्रैकिंग हाइड्रोक्सिलेशन दोनों में सेकेंडरी बर्निंग होती है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि फर्नेस में क्रैकिंग और हाइड्रोक्सिलेशन दोनों होते ही रहते हैं, ये किसी गलती से, लेकिन ये ज़्यादा अरसा ये होनी चाहिए। ये एक फ्यूल की कमी में चीज़ ये भी हो जाता है। पहले अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्रैकिंग के बाद जलती है, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन अलहदा हो जाते हैं और दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है, दूसरे अमल में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है। इसका मतलब शोला का इब्तदाई दरमियाना हिस्सा पहले में कम गर्म होता है, शोला का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। इस शोला का ये जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपरी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। अगर शोला का निचला हिस्सा किसी पानी भरी ट्यूब या ऐसी प्लेट से टकराए जो दूसरी तरफ पानी जो कम गर्म होता है उससे टकराए तो ठंडक की वजह से प्लेट या ट्यूब पर कार्बन जम जाती है। अगर ये शोला क्रैकिंग में या दीगर में ये टकराए किसी ऐसी प्लेट से या ऐसी ट्यूब से जो जिसमें पानी है, पानी वो उस उतना गर्म तो नहीं होता जितनी वो आपकी नेचुरल गैस आ रही है और सॉरी फ्लू गैसेस आ रही हैं, ये आग की जो गर्मी आ रही है उतना नहीं होता, तो वो ठंडा होता है तो वो वहाँ कार्बन जम जाती है, जिसे स्मोक या सूट भी कहते हैं। तो ये सूट होती है या कालक होती है, ये चूँकि इंसुलेटर होती है, हीट की मुंतकली को रोकती है, इससे हरारत की मुंतकली में रुकावट होती है, नतीजतन बर्निंग में इजाफा करना पड़ता है जिसके अपने अलग नुकसान होते हैं। अगर शोला का ऊपरी हिस्सा, वैसे ये जो कालक है ना वो बंद तो जाती है वक्ती तौर पर, वो कम करती है, लेकिन बाद में फर्नेस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी वजह से तो ये कालक जल कर वहीं नज़दीक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाती है। अच्छा, वही मज़ीद करना है तो वो फिर बॉयलर बंद करके उसकी सफाई की जाए। अगर शोला ऊपरी हिस्सा किसी ऐसी सतह से टकराए ज़्यादा ही ट्रांसफर वजह से ट्यूब या प्लेट फट भी सकती है। शोला किसी ट्यूब के साथ नहीं टकराना चाहिए क्योंकि इस वजह से न्यूक्लियर बॉयलिंग की बजाय फिल्म बॉयलिंग शुरू हो जाती है।
ये दो दो ये इस्तिलाहें हैं, इनको मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर बॉयलिंग का मतलब ये है कि जब बॉयलिंग का अमल होता है, फ़र्ज़ किया किसी देगची में, तो उसमें पहले पानी ऊपर जाता है, उबलता है, और ऊपर से वो देखा होगा आपने, फिर वो साइडों से नीचे आता है और नई हीट लेकर आता है। ये कन्वेक्शन में अमल होता है। तो ये वो उसमें कुछ कुछ स्टीम बनती जाती है जो वहाँ से अखराज होती जाती है। यानी देगची की मैंने मिसाल दी है, लंबी चम्बी, वो बारीक मिसाल नहीं थी। तो देगची में पानी यानी साइडों से पहले आप देखो बुलबुल करता है, इसका मतलब है ऊपर का पानी नीचे आता है और हीट लेकर फिर ऊपर जाता है। ये कन्वेक्शन होती है, इसको न्यूक्लियर बॉयलिंग कहते हैं। तो वो दूसरा अमल है फिल्म बॉयलिंग। फिल्म बॉयलिंग का मतलब है जैसे तवे के ऊपर आप पानी डालें, गरम गरम तवे पर शदीद गर्म पानी डालें, तो आप देखते ही वो उड़ जाता है, बुड़ बुड़ करके ना उड़ जाता है। तो ये फिल्म बॉयलिंग है। फिल्म बॉयलिंग का मतलब ये है कि ये अमल इतना क्विक तेज़ होता है कि आप जज ही नहीं कर सकते कि ये हीट लेकर कितनी जल्दी उड़ गया है। तो ये फिल्म बॉयलिंग, ये न्यूक्लियर बॉयलिंग बॉयलर की जो वाटर ट्यूब्स हैं उसमें होना चाहिए। वो जो है स्टीम ड्रम, वो तो स्टीम सेपरेट करने का एक वो इक्विपमेंट है ना, पानी और स्टीम को अलग करने का इक्विपमेंट है। तो जो वो न्यूक्लियर बॉयलिंग नीचे जो वाटर ट्यूब्स जो नीचे आ रही होती हैं वाटर ट्यूब बॉयलर में, वो वहाँ न्यूक्लियर बॉयलिंग होती है। फिल्म बॉयलिंग आपकी कोई पानी के ज़रात किसी वजह से सुपर हीटर में चले जाए, यानी ये स्टीम के साथ अगर आपके पानी के ज़रात चले जाएं, यानी सेचुरेटेड स्टीम के साथ यानी गीली स्टीम चली जाए, तो वो सुपर हीटर में फ़ौरन जाकर वो स्टीम बन जाती है। तो फिल्म बॉयलिंग तो सिर्फ सुपर हीटरों में ही होनी चाहिए, यानी फिल्म बॉयलिंग सुपर हीटर जो ब्लैंकेटिंग का बायस बनेगी। ब्लैंकेटिंग का मतलब ये है कि ये एक रुकावट सी बनेगी, ऐसे मौके पर शॉक प्रेशर पैदा होने की वजह से प्लेट या ट्यूबें फट सकती है। ये ब्लैंकेटिंग का मतलब ये है कि किसी ट्यूब को आपने शोला टकराया और वो उसी जगह पर न्यूक्लियर बॉयलिंग भी हो गई और फिल्म बॉयलिंग भी हो गई। फिल्म बॉयलिंग जो है ना वो स्टीम पैदा करती डायरेक्टली बगैर किसी टाइम पे। न्यूक्लियर बॉयलिंग में ये है कि ये बॉयलिंग होकर जो स्टीम बनती है वो पानी में हल हो जाती है और स्टीम ड्रम में जाकर सेपरेट होती है। तो ये फिल्म बॉयलिंग वहीं बनी। तो वो नतीजा ये है कि शॉक प्रेशर पैदा हो गया, वहाँ एक ट्यूब में प्रेशर पैदा हो गया। वो शॉक प्रेशर किधर से निकले, जल्दी वो स्टीम को पानी हल नहीं कर सकता। तो वो नतीजा ये है कि वहाँ ट्यूब फोड़ा बनकर फूल कर फट जाएगी, यानी उसकी अच्छा हीट जो फर्नेस को से मिल रही है वो उसको जल्दी फटने में मदद देगी, क्योंकि जितनी जो है वो हीटेड ट्यूब होगी उतनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हुई होती है, तो उसकी यानी बर्दाश्त की कुव्वत भी कम हो जाती है, तो वो फट जाती है। ऐसे मौके पर शॉक प्रेशर बनने से प्लेट या ट्यूबें फट जाती हैं। इस किस्म की हरकत को फ्लेम इम्पिंगमेंट कहते हैं। फ्लेम इम्पिंगमेंट भी कहते हैं। फ्लेम को हमेशा ट्यूबों तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। ये वो यानी वो बर्नर का जो फ्लेम है ट्यूबों बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए, टकराने से पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। हीट फर्नेस में फैलानी है, हमने ट्यूब के अंदर डायरेक्टली वो उससे ले फर्नेस से ले ट्यूब को डायरेक्टली गर्म नहीं करना है। अभी बरसबील तज़किरा हम ये बताते हैं आपको कौन सी अशिया जलने का अमल को रोकती हैं। अगर किसी फर्नेस को ये अमल भी करना पड़ता है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये आग भी लग जाती है बाहर, तो ये हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। और बॉयलरों पर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, नेचुरल गैस निकल आती है बाहर, तो ये वो हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कौन सी अशिया जलने का अमल को रोकती हैं। कोई यानी आग लगी और उसको किस तरीके से बुझाया जाए। जैसे पहले बयान एक्टिवेशन एनर्जी या इग्निशन टेम्परेचर कम कर दिए।
जब हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी इग्निशन टेम्परेचर कम कर दें तो आग बुझ जाती है। मसलन पानी यही काम करता, पानी फौरन एक्टिवेशन एनर्जी उसकी पानी अपनी वजह से कम कर देता है। दूसरा ये फ्यूल हटा दिया जाए। अब जो फ्यूल जल रहा है, मसलन किसी घर में आग लगी है, सोफे लकड़ी की चीज़ें जल रही हैं, तो जो पर महफूज है जिनको आग पहुंचनी है उनको आप हटा दें। मसलन बॉयलर बर्नर की गैस या फ्यूल बंद कर दिया जाता है। तो बॉयलरों में ये फ्यूल कैसे हटाया जाता है? बॉयलरों में वो फ़ौरन बॉयलर शट डाउन करने के लिए फ्यूल बंद किया जाता है। तीसरा ये है कि हवा की सप्लाई बंद कर दी है। अगर किसी फ्यूल को जो जल रहा है बाहर आग लगी, वो हवा की सप्लाई बंद कर दें तो जलने का अमल रुक जाएगा। लेकिन बॉयलरों में ये काम नहीं किया जाता, ये कभी नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड जलने के अमल को रोकती। तीसरी चीज़ ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलने के अमल को रोकती है। ये जलने के अमल का यानी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं जलता, तो ये जलने के बाद पैदा होती थी। इस वजह से अगर किसी जगह वो कंबस्शन आग लगी और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाए तो वो मज़ीद उसकी आग को बुझा देती है। फ्यूल गैस में इसकी मौजूदगी, अगर फ्यूल गैस में पीछे से आ रही है, मतलब माड़ी गैस में ये किसी हद तक पाई जाती, तो ये गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कम कर देती है। अगर आम हवा में ऑक्सीजन की मकदार 12% तक हो जाए, यानी ऑक्सीजन 21% होती है, तो ये 12% रह जाए, तो वैसे ही ये जलने का अमल नहीं कर सकती, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी पैदा होती है 12% से, वो नाइट्रोजन को गर्म करने पर खर्च हो जाती है और वो आगे चल ही नहीं सकता। आइए देखते हैं अब हम, ये तो जनरल थी, ये जो बैरूनी आग लगी हुई हो उसके बारे में था। तो इसमें यानी ये एक चीज़ है कि फर्नेस में, बॉयलर फर्नेस में ये सप्लाई नहीं बंद की है, फौरी बंद नहीं की जाती। ये कभी नहीं करनी कि आप फ्यूल को जलता रहें और हवा की सप्लाई बंद कर दें। आइए देखते हैं बॉयलर और पावर हाउस इंडस्ट्री में मज़ाहर को कैसे रोका जाता है, यानी जलने के अमल को कैसे रोकते हैं। इन तीनों तरीकों में क्या फ़ायदे नुकसान बना। बॉयलर में बंद करने के सबसे महफूज तरीका ईंधन की सप्लाई बंद करना। ये अगर नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस के वाल्व बंद फॉर्म शट डाउन हो जाते हैं। अगर वो तेल का है तो तेल के वाल्व भी बंद हो जाते हैं और इस किस्म का दीगर फ्यूल भी बंद कर दिए जाते हैं। और वो दूसरा ये, अगर उससे भी तेज़ी करनी है तो जलते हुए चार्ज को, जैसे कोयला है, ज़ाय कर देना है। कोयले को डंप कर देते, नीचे गिरा देते हैं। पुल्वराइज्ड कोल बर्नर को बंद करना भी समझ में आता है। अगर पुल्वराइज्ड किस्म का कोल बर्नर है, यानी पिसा हुआ कोयला जलाया जा रहा बर्नर में, तो उसको भी पीछे से कोयले की सप्लाई बंद करते हैं। तेल और गैस की सप्लाई वाले वाल्व बंद कर दिए जाते हैं। ये काम ज़्यादा ऑटो शटडाउन सिग्नल मिलने पर खुद ब खुद अंजाम पाता है। यही सबसे महफूज तरीका। अगर कहीं आग लग जाए तो जो अशिया आग पकड़ लेते हैं महफूज रहते हुए हटा दिया जाता है। हवा की सप्लाई रोकने के लिए कमरों के अंदर लगी हुई बाहर बैरूनी आग बुझाने के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं। अगर खिड़की खुली हुई है, किसी कमरे में आग लगी है, फ़ौरन दरवाजे और खिड़कियाँ बाहर से महफूज तरीके से आप बंद कर दें तो फिर भी आग बुझ जाती है। या ख़ास फोम स्प्रे करते हैं, वो भी वो जो है ना हवा की सप्लाई को रोक देते हैं। कभी कभी फायर प्रूफ कंबल भी डाल देते हैं, स्पेशल कंबल होते हैं, वो ऊपर डाल देते हैं आग पर। वो खुद तो जलते नहीं है लेकिन हवा की सप्लाई रोक देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जलने के अमल को रोकती है, वो भी ऑक्सीजन कम करने के। कई जगह ये, जैसे ये इलेक्ट्रिकल पावर हाउस है जहाँ स्विच के रूम होते हैं, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर रखे गए होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आग पर पानी नहीं स्प्रे करना होता, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं, उनका वो ऑटोमेटिकली शोला को देकर या खुद ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, या फिर उनकी वाल्व खोल दिए जाते हैं, तो वो पूरे वो स्विच गेयर रूम में वो कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है और वो आग बुझ जाती है। जब हवा में, ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ, बॉयलरों के लिए हवा की सप्लाई बंद कर देना इंतहाई नाकस है। टेम्परेचर की ज़्यादती से ईंधन कार्बनाइज हो सकता है, यानी वो कार्बनाइजेशन हो सकती है और फिर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अलबत्ते चलते बॉयलरों में अगर बिजली बंद हो जाए तो बॉयलर शट डाउन हो जाए तो ईंधन की सप्लाई के साथ ड्राफ्ट फैन भी बंद हो जाते हैं। मतलब अगर बॉयलर की बिजली चली गई तो साथ फ्यूल तो बंद हुआ ही हुआ, साथ में एफडी फैन, आईडी फैन भी बंद हो जाते हैं। लेकिन इससे बचत ये हो जाती है, फ्यूल तो बंद हुआ, तो वो जब आईडी फैन, एफडी फैन बंद हो गए तो कंबस्शन एयर मिलनी बंद हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो
फर्नेस ठंडा होता जाएगा। अब आते हैं इग्निशन टेम्परेचर को कम करना। आम ठोस अशिया को आग पानी डालकर बुझाई जाती है। पानी जो खुद ब खुद आग पकड़ने वाली पानी आग पकड़ने वाली और जलने में मदद देने वाली गैसों से बना है, वो इग्निशन टेम्परेचर को इंतहाई कम कर देता है। पानी इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है और वो आग बुझ जाती है। लेकिन तेल वगैरह की आग के लिए तरीका इंतहाई खतरा का बायस। तेल जो होता है, तेल पर अगर पानी स्प्रे किया जाए तो पानी से हल्का होता है तेल, तो तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पानी निचली तह बनाता है, तेल ऊपर आ जाता है। उसको तो आसानी हो जाती है कि वो जल्दी ऊपर आ जाए और वो हिलने से ऊपर आ जाए और उसको हवा मिले और वो मज़ीद तेज़ बढ़ के। इसलिए ये तेल पर आग नहीं डाली है, सर तेल पर वो जो है ना वो पानी नहीं डाला जाता, इससे मज़ीद आग बढ़ के उठती है। बिजली की आपके पानी बिजली का कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक का बायस बनता है। कोयले के बॉयलरों में पानी से आग बुझाने का तजर्बा थर्मल शॉक का बायस बनता है। यानी कोयले में भी अगर कोई पानी स्प्रे का तरीका हो तो वो भी नाकस है। अलबत्ते जो पुराने बॉयलरों में कोयला बेड में जलाया जाता था, तो वो कोयला जब पुराने बॉयलरों में जलाते थे तो वो उसको जल्दी शट डाउन करना, तो शट डाउन करने से एक सिस्टम होता था, नीचे डंप कर देते हैं और नीचे पानी बहता हुआ होता था, तो उसमें गिरा कर डंप करते, वहाँ जो अगर बुझ जाता था कंबस्शन चैम्बर में स्टीम सी भर जाती थी। लेकिन ये भी इंतहाई मजबूरी में करते थे। अगर फर्नेस में हवा की ड्राफ्ट तेज़ कर दी जाए, आपने देखा होगा फर्नेस में जब ड्राफ्ट तेज़ कर दी जाता तो पहले तो बाहर फायरिंग बढ़ जाती है, लेकिन ख़ास दर्जा पर जाकर गैस बंद हो जाती, आग बंद हो जाती है। वो ये इस वजह बंद हो जाती है, पानी में तेज़ ड्राफ्ट के पायलट बर्नर बुझ जाते हैं। आम जलती हुई मोमबत्ती भी इस तरीके बुझाई, मोमबत्ती पर जब हम फूंक मारते हैं तो वो हमारी हवा मोमबत्ती का इग्निशन टेम्परेचर गिरा देती है, बहुत ही गिर जाता है। तो दरअसल हवा की शिद्दत से ज़्यादती से इग्निशन टेम्परेचर इंतहाई कम कर देती है। अगर किसी वजह से हवा की हद से ज़्यादा ज़्यादा विश वाला बुझ जाए और बॉयलर शट डाउन ना हो तो फ़ौरन ईंधन बंद कर दें। बाद में ख़ास मुद्दों तक पर्जिंग करके फिर बॉयलर रिस्टार्ट करें। पर्जिंग इसलिए ज़रूरी तो आगे तसल्ली हो जाए कि अभी बॉयलर की कंबस्शन चैम्बर में एक्सप्लोजन मिक्सचर के लिए ज़रूरी फ्यूल एयर रेशो मुहैया नहीं है। ये मुफीद बातें थी। ये जलने के अमल को देखने के लिए ये स्टडी करनी ज़रूरी है अगर आपने ड्यूटी कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं कि हीटिंग वैल्यू क्या होती है। हीटिंग वैल्यू, इसे कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसकी वैल्यू किसी ख़ास जगह के ख़ास किस्म के ईंधन के लिए मुस्तकिल होती है। मतलब कोयला है तो उसी जगह का कोयला, उसी किस्म का ईंधन उसके लिए एक ही होती है। इसकी वाज़ेह तारीफ ये है कि हरारत की वो मिकदार जो 1 पाउंड अगर FPS सिस्टम लिया तो दूसरा लिया तो 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से पैदा होती थी। तो पहले सिस्टम में BTU में नापी जाती है, दूसरे सिस्टम में कैलोरीज या जाउल में नापते हैं। इसे मालूम करने का तरीका यह है कि ईंधन की 1 पाउंड या 1 किलोग्राम मिकदार कैलोरी मीटर में एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इक्विपमेंट होता है, उसमें हवा की मौजूदगी में जलाते हैं। ज़ायद हवा नहीं देते, पूरी हवा देते हैं। और बनने वाली हरारत कैलोरी मीटर के इर्द गिर्द पानी होता है, तो पानी का पहले टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और वो जो है ना वहाँ हीट मुंतकिल होती, ट्रांसफ़र होती। तो वो नतीजा ये है कि वो पानी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और सारी हीट तो उसने फ्यूल से ली होती है जलने से, वो फिर हम कैलोरीफिक वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल काम है, मैंने बड़े आसान सा बता दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल सा अपरेटस बनाना पड़ता है। तो कई अदारे हैं जो आपको फ्यूल का एनालिसिस करके देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये BV वेरिटास ये इदारा है और भी 1-2 इदारे हैं, वो आपको एनालिसिस करके देते हैं। गैस के लिए अमूमी तौर पर 1 पाउंड किलोग्राम वज़न की गैस को जलाया जाता है। गैस के लिए स्पेशल ऑपरेटर्स होता है, क्योंकि गैस ने तो उसका स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी इसी तरह जलाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें किसी टेबल से तमाम अनासर की वो उसका एनालिसिस कर लेते हैं फ्यूल का, इसमें कितनी कार्बन है, कितनी हाइड्रोजन है और दीगर सल्फर वगैरह है, तो टेबल से मालूम कर लेते हैं। इस पर सवाल मबनी भी आते रहते हैं। किसी 4 टेबल में अनासर की हीटिंग वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अच्छा, हीटिंग वैल्यू की 2 किस्में हैं, एक हायर हीटिंग वैल्यू और एक लोअर हीटिंग वैल्यू।
जब हम मुख्तलिफ ईंधनों को जलाते हैं, मसलन हाइड्रोकार्बन जिसको मीथेन कहते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पानी भी बनता है। जैसे मैंने बताया H2O बनता है। पानी आम हालत में माई होता है, लेकिन जलने के अमल से हरारत से स्टीम बन जाता है। यानी पानी आम हालत में 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 75 डिग्री तकरीबन वो बनेगा स्टीम हॉट वाटर, टू मच हॉट वाटर, फिर वो 100 वाटर का डिग्री से स्टीम बनेगा। तो ये वो हीट निकाल वजह लेटेंट हीट के लिए खर्च होने वाली हरारत मुफीद। लेटेंट हीट जो उसकी खर्च हुई तो ली तो उसने वो फ्लू गैसेस से ना, तो इस वजह से वो मुफीद ना हुई। जब पानी के बुखारात कंडेंस होंगे तो लेटेंट हीट भी शुमार में आएगी। जब पानी के बुखारात कंडेंस होंगे, बाहर निकलेगा किस जगह, तो वो उसी हीट से लेकर निकलेगा। ईंधन में बाकी क्लोरोफिल वैल्यू के साथ पानी बुखारात कंडेंस और लेटेंट हीट भी शुमार में लाए। अगर ये लेटेंट हीट भी शुमार में लाए, यानी वो जो लेटेंट हीट उसी का हिस्सा ही रहे, इसको हम माइनस ना करें, तो वो हायर हीटिंग वैल्यू कहते हैं, यानी बड़ी हीटिंग। तो ये इसमें हम लेटेंट हीट को खारिज नहीं करते, कैंसिल आउट नहीं करते। जो हीट हमें नेट हासिल हुई है वही वो होती है लोअर हीटिंग वैल्यू। अगर बाकी क्लोरोफिल वैल्यू पानी के बुखार में लेटेंट हीट को माइनस कर दें, यानी शुमार ना करें, तो लोअर हीटिंग वैल्यू कहलाती है, जिसको LHV कहते हैं या नेट हीटिंग वैल्यू भी कहते हैं। जब सिर्फ हीटिंग वैल्यू को जिक्र आए तो यही लोअर हीटिंग वैल्यू मुराद ली जाती है। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, मौजूद हमारा ख़त्म हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, जो कुछ भी आपका तकाजा हो। तो दीगर ये है कि ये जो लेक्चर दिए जा रहे हैं ये इस नुक्ता नज़र से दिए जा रहे हैं कि इम्तहान भी आप पास कर सकें अगर जिसने करना, इसके अलावा अपनी जॉब बेहतर कर सकें। देखिए, याद रखें, जॉब के अंदर वो ही आगे होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता। रूटीन में तो सब चलता रहता है। तो ये आपसे गुजारिश है कि ये आप ग्रुप स्टडी करें, 2-4 बच्चे बैठकर, लड़के बैठकर स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।